जितेंद्र नाम का एक लड़का था जिसे पुराने महलों, पुराने घरों और जंगलों में घूमने का शौक था। इस शौक के कारण उसे उसके माता पिता हमेशा डांटते रहते थे। एक दिन जितेंद्र के पापा जी उसके रूम में आते हैं और देखते हैं कि वह कपड़े, कैमरा और सामान पैक कर रहा है। तभी उसके पापा जी बोल पड़े, जितेंद्र, कहाँ जा रहे हो? पापा, और कहाँ जाऊंगा, हिस्टोरिकल प्लेस और कोई नई जगह खोजकर वहां के इतिहास को देखूंगा। इसके बाद वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने की कोशिश करूंगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन फालतू के झंझटों में मत पड़ा करो। किसी नेगेटिव चीज को छेड़ना अच्छा नहीं होता। पापा, ये मेरा शौक है, अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? तेज बातों की आवाज सुनकर उसकी माँ भी आ जाती है। क्या हो रहा है? क्यों इतनी तेज गुस्सा हो रहे हो? और क्या होगा, पूछो अपने लाल से। खंडरों में जाएंगे भूत पकड़ने, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने। यह सुनकर माँ गुस्से में, तू कहीं नहीं जा रहा है, कुछ आया कि नहीं समझ में? क्या कह रही हूँ मैं? अरे माँ, मैं अकेले थोड़ी न जा रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त भी जा रहे हैं। अब बच्चा तो नहीं हूँ ना। जाने दो इसे, मानता ही नहीं, जब देखो मनमानी करता रहता है। अरे मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अभी तक कुछ हुआ क्या जो आप अब भी टेंशन ले रही हो? ठीक है, जा अपना ध्यान रखना, साथ ही कॉल करते रहना। माँ की बातों के साथ उसके पिता सर हिलाकर सहमति जता देते हैं। दूसरे दिन वह दोस्त राहुल और पंकज के साथ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से कुछ दूर एक हवेली में था। यार राहुल, बुरहानपुर से वो हवेली कितनी दूर है? पंकज बीच में ही बोल पड़ता है, मैंने सुना है कि उस हवेली में कोई साया है, क्या ये सच है? जिस हवेली में जा रहे हैं वो बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से 60-70 किलोमीटर है। हाँ पंकज, वहाँ के लोग कहते हैं कि उस हवेली को एक ही रात में जिन्नात ने बनाया था। यार कुछ भी, हम लोग कितनी जगहों पर गए, कभी कुछ मिला है? हवेली पर भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि वहाँ पर रखवाली के लिए किसी को रखा भी गया है। हाँ यार, सुना तो है। तुम दोनों की ये बड़ी खराब आदत है, तुम दोनों सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगते हो। चलो वहीं चलकर देखें कौन है जिन्नात। ट्रेन से रेलवे स्टेशन उतरने के बाद चलो किसी होटल में जाकर फ्रेश हो लिया जाए। क्या यार, सीधे हवेली पर चलते हैं? नहीं यार, वहाँ कोई टाइम पर मिले ना मिले, पहले होटल में ही चलते ना। हाँ हाँ। फिर तीनों होटल में जाते हैं। वहाँ भी हवेली की बातें में वो बात कर रहे होते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हवेली पर जाने के लिए। तभी होटल मैनेजर, सर आप मत जाइए, वो हवेली बहुत मनहूस है। जो भी गया और रात में रुका तो कभी वापस नहीं आया। तभी जितेंद्र रोकते हुए, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? कभी गए हो वहाँ? फालतू की बातें करते हो। सॉरी सर, पर क्या? जाओ यार यहाँ से, फालतू में डराओ मत। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तुमने उसे इतना बेमतलब डांट दिया, ये गलत है भाई। पंकज भी हाँ में सिर हिलाता है। हाँ यार, यहाँ से जाते हुए उनसे माफी मांग लूंगा। माँ और पापा का गुस्सा इन्हीं पर उतर गया। तैयार होने के बाद कैब बुक कर लेते हैं। कुछ देर बाद कैब आती है और वो बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में पंकज रुकने को कहता है। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही एक बूढ़े बाबा आकर खिड़की के कांच पर जम से आकर ठोकते हैं। तीनों घबरा जाते हैं। आ गए तुम वापस, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। वो अभी यहीं है, कहीं नहीं गई। रे बाबा, इन्हें डराओ मत, अपने लोग हैं। पागल है बाबा। ड्राइवर कैब चलाने लगता है। पीछे से बाबा चिल्लाते हुए कैब के पीछे भागते हुए कहते हैं, बेटा मत जाओ वहाँ, मत जाओ वहाँ। हवेली पहुँचने के बाद गाड़ी वाला सिक्योरिटी गार्ड के पास छोड़कर चला जाता है। सलाम साहब, मैं निचांग, इस हवेली का गार्ड। हेलो निचांग। चलिए साहब, आप रूम में बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आया है। ये चाय क्या है? पीने वाला, वो आप टी कहते हो ना, टी, वही। तीनों हंसने लगते हैं।
उन्हें देख निचांग को भी हंसी आ जाती है। अच्छा चाय, जाओ जाओ लाओ। तीनों चाय पीने के बाद निचांग से, चलो हमें घुमा दो हवेली। साहब आप अंदर जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ अम्मा मिलेगी है, वो आपको घुमा देगी है साहब, पर शाम से पहले वहाँ बाहर आ जाना है, नहीं तो क्या साहब अच्छा नहीं होगा। बेहुदी बातें, कोई सेंस नहीं है इन बातों में। वो बूढ़ी औरत जब बाहर निकलेगी हम भी आ जाएंगे। नहीं साहब, अम्मा को वो कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ हो गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी है? भाई जल्दी आ जाएंगे ना हम। यार तू आए ना आए, हम दोनों आ जाएंगे। हाँ चलो ठीक टाइम से पहले आ जाएंगे। अब तो चलो। अंदर जाते हुए लेफ्ट से कुछ पत्थरों की आवाज आ रही थी, जैसे कि उनसे कुछ पीसा जा रहा हो। तीनों धीरे धीरे अंदर पहुंचते हैं। तभी वह बूढ़ी अम्मा मसाला पीसते हुए दिखती है। अम्मा, ओ अम्मा। वह मुड़कर कोई जवाब नहीं देती। फिर पंकज आवाज देता है, ओ दादी, ओ दादी। वह मसाला पीसते हुए रुक जाती है, धीरे से पीछे देखती है। वह उस वक्त काफी डरावनी सी लग रही थी और कहती है, अच्छा इस बार बच्चों आप लोग आए हैं। जी अम्मा, आप हमें इस हवेली में घुमा दोगी? हाँ, पर कोई मुझसे दूर नहीं जाएगा, विशेषकर ऊपरी मंजिल पर बिल्कुल भी नहीं। क्यों अम्मा, ऐसा क्यों? इसे जिन्नात की हवेली क्यों कहते हैं? इस हवेली को इंसानों ने थोड़े ही बनाया है। इसे मेरे वालिद जो आलिम थे, उन्होंने जिन्न को काबू करके रातों रात इस हवेली को बनवाया था। क्या वो जिन्न अभी भी काबू है? अब वह सभी जिन्न किसी के काबू में नहीं है। मतलब कुछ भी है? अब थोड़ी होते हैं जिन्न, अब मशीनों से 2 मंजिला मकान में साल भर के करीब लग जाते हैं। तो ये हवेली वो भी रात भर में? इम्पॉसिबल। मैं इसे नहीं मानता। मत मानो, वैसे जिन्न को आग से बनाया जाता है। वह जहाँ रहते हैं वह जगह काफी गर्म रहती है। इतना कहकर अम्मा मसाला लेकर अंदर चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। अरे यार, इन्हें तो काफी टाइम लगेगा, चलो हम ही घूम ले हवेली। अम्मा अंदर से सुन रही थी, तभी कहती है, बेटा आप ऊपरी मंजिल पर मत जाना और कुएं पर भी नहीं। अरे फालतू की बात है, चलो चलते हैं, कुछ नहीं होगा वहाँ। तभी जितेंद्र को कोई बच्ची दिखाई देती है जो दीवार के पीछे से झांक रही थी। तुम चलो, मैं आता हूँ। वह उस लड़की के पास जाकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जरीन। वह अपने बैग की जेब से चॉकलेट निकाल कर देता है। जरीन चॉकलेट लेकर उसे उदासी भरी नजरों से देखती रहती है। आप यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उदासी के साथ वह वहाँ से चली जाती है। जितेंद्र को उसे देखकर बहुत अजीब लग रहा था। तभी बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि गहरे पानी में कुछ गिरा हो। जितेंद्र दौड़कर आवाज वाली जगह पर जाता है। वह देखता है कि राहुल अकेला कुएं की दीवार पर बैठा था। वह राहुल से पूछता है, ये किस चीज की इतनी तेज आवाज थी? पंकज कहाँ है? इतने में पीछे से पंकज भी दौड़कर आता है। वो भी पूछता है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, बस इस कुएं में पत्थर फेंका था। इतने में पंकज घबरा कर कहता है, वो बूढ़ी औरत ने तो कुएं के पास आने के लिए मना किया था, तो तू यहाँ क्यों बैठा है? चल उतर जल्दी, चल यहाँ से। पंकज राहुल का हाथ गुस्से और जोर से पकड़कर वहाँ से दूर ले जाता है। पीछे से जितेंद्र कहता है, अरे यार, अगर वो वहाँ पर बैठ भी गया और उसने पत्थरों को फेंक भी दिया तो क्या हो गया है? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, आसपास बहुत अजीब सा लग रहा है। वॉशरूम की दीवार पर मेरी परछाई दिख रही थी, तभी एकदम से 2 बड़े हाथ मेरे गले की तरफ आ रहे थे। तभी पानी में कुछ गिरने की तेज आवाज आई और मैं तेजी से दौड़कर यहाँ आ गया। भाई तुम इन लोगों की बातें सुनकर ना वहम में आ गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। चलो अब हवेली घूमते हैं। जितेंद्र का ध्यान बार बार उस खामोश फितरत वाली बच्ची पर जा रहा था जो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी। उदासी भरी बेनूर आंखों से उसे एकटक देखे ही जा रही थी।
ऊपर से पंकज को यह हवेली कई जगहों पर कालिख और काई जमी हुई दिख रही थी, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। इसी के साथ राहुल का बोलना बिल्कुल बंद सा हो गया था। इस पर पंकज और जितेंद्र दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। यार इन दोनों के बहकावे में नहीं आता तो यहाँ फंसता नहीं, बेमतलब आ गया इनके साथ यहाँ पर। कमरों में घूमते हुए पंकज की और जितेंद्र की नजर कमरों पर बनी नक्काशी पर जा रही थी। साथ ही वहाँ थके थके व बेमन से टिमटिमा रहे पुराने बल्ब जो कभी भी दम तोड़ दें। दीवार पर कई जगह जानवरों के सर लगे हुए थे, जिसके कारण हवेली काफी भयानक लगने लगी थी। ये जगह इतनी डरावनी और अजीब क्यों है? दूसरी जगहों पर इतना डर नहीं लगा था, पर यहाँ तो उल्टा मुझे ही ज्यादा डर लग रहा है। कुछ यहाँ जो पर्दों में छिपा है। धीरे धीरे वह वापस आंगन में बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचकर उनके पास बैठ गए। जितेंद्र के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वह आखिरकार पूछ ही बैठा, ऊपरी मंजिल पर जाना क्यों मना है? वह किसी को भी ऊपरी मंजिल पर जाने वाले को जिंदा नहीं रहने देते। आप इस सब पर विश्वास करती हैं? ये चीजें तो बस वहम होती हैं। मेरा बेटा भी नहीं मानता था, कितना समझाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बेटा, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो। आपका एक साथी कहाँ है? पंकज और जितेंद्र दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। इतने में वह जरीन लड़की जितेंद्र को मिल जाती है। वह उसे कहती है, आज बहुत भारी दिन है, आप कहीं नहीं रुकना, आप अकेले दोस्त के साथ वापस चले जाओ। मैं इस बच्ची की बात को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर कहना क्या चाहती है? बेटा, आप क्या कहना चाहती हो? थोड़ी देर में आपका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप और आपका एक दोस्त, आप दोनों चले जाओ। जाने कब राहुल को ढूंढने ढूंढने में पंकज सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसे मालूम ही नहीं चला। उसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में काफी तेज रोशनी हो रही थी। उसने आवाज लगाई, राहुल तू है ना इस रूम में? मुझे डरा मत, कुछ बोल तो सही। अंदर से सिर्फ की आवाज आती है, जिसके कारण पंकज घबराने लगता है। इसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, राहुल बाहर निकल जल्दी। पंकज की आवाज नीचे जितेंद्र के पास जाती है। वह समझ जाता है कि पंकज सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर है। वह भी तेजी से ऊपर जाने लगता है। वह छोटी बच्ची उसे रोक लेती है। ऊपर पंकज गेट खोल लेता है और एक जोरदार चीख के साथ तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर पंकज का शरीर धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जैसे कि पानी पर तैर रहा हो। यह सब जितेंद्र की आंखों के सामने हो रहा था। एकदम से ये सब देखकर जितेंद्र वहीं बेहोश हो जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो वो अपने आप को अम्मा के रूम में उनकी गोद में सर रखे पाता है। वह घबराकर बैठ जाता है और उठकर बाहर जाने लगता है। अम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। अब कोई फायदा नहीं है, अब रात हो चुकी है। तुम इस कमरे से निकलते हो तो तुम्हारा हाल भी दोस्तों जैसा हो जाएगा। देखना चाहते हो तो खिड़की के छेद में से देखो, खिड़की मत खोलना। जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसके दोनों दोस्त दिखते हैं। एक अध जला और दूसरा पानी की वजह से फूला हुआ। ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें रोका था और कहा था ऊपरी मंजिल और कुएं पर जाना मना है। जो ऊपरी मंजिल पर गया वो जल गया, जो कुएं के पास गया वह पानी की वजह से फूल गया। जरीन, वो बच्ची कहाँ है? कौन बच्ची? जो मुझे ऊपर जाने से रोक रही थी। नहीं बेटा, यहाँ पिछले 40 सालों से कोई बच्ची नहीं है। जितेंद्र ये सुनकर बिल्कुल सुन्न सा रह जाता है। फिर वही लड़की को एक फोटो में देखता है। यही तो है वो बच्ची, यही तो है। यह मेरी बेटी है जो ऊपरी मंजिल से सीधे कुएं में जा गिरी थी, वही जिन्नों की वजह से। इसीलिए मैं यह हवेली छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे बाहर जाना है, हवेली से बाहर जाना है। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। बेटा, जो इस हवेली में एक रात में फंस जाता है फिर वो वापस नहीं निकल पाता। यही यहाँ की सच्चाई है। रात भर वो दोनों बैठे रहते हैं।
सुबह होते ही जितेंद्र गेट खोलकर बाहर निकलता है। वैसे ही वो देखता है कि राहुल उसे आवाज दे रहा है। जितेंद्र, ओ जितेंद्र, यहाँ मेरे पास आ जा। ओ जितेंद्र, मैं यहाँ हूँ अंदर। फिर वह कुएं की दीवार पर बैठकर वापस अंदर कूद जाता है। फिर से यही रिपीट होता है। वह घबराकर मेन गेट खोलने की कोशिश करता है। वो गेट खुल तो जाता है, पर उसे गेट के उस तरफ वही दिखाई दे रहा होता है जो इस तरफ दिखाई दे रहा होता है। राहुल का कुएं में कूदना। कोई फायदा नहीं है बेटा, ये मेरे लिए हमेशा का है। बेटा अब बस कर दे। इतना कहकर अम्मा अपने काम में लग जाती है। जितेंद्र को उसके वही दोस्त बार बार दिखाई देते हैं। फिर उसे वही जरीन दिखाई देती है। वह उसे एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, जाओ, आखिरी बार और आखिरी मौका, अब और न मिले मौका। इतने में उसके सामने उसके दोनों दोस्त खड़े हो जाते हैं। दोनों साथ साथ कहते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। फिर दोनों जितेंद्र को मारने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। तभी वही बच्ची उसे बचाकर बाहर निकाल देती है। जितेंद्र बेहोशी की हालत में बाहर आता है और उसे वही बाबा मिलते हैं। बेटा, मैं कह रहा था, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो बाबा हंसते हुए निकल जाते हैं। जितेंद्र जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे एक गाड़ी दिखती है। उसमें भी 3 दोस्त उसी हवेली में जाते हुए दिखते हैं। वही सीन वापस से उसे दिखने लगता है, पर वो बाहर होता है। गाड़ी में कोई और होते हैं। जाते जाते वह वापस मुड़कर देखता है तो वो बच्ची उसे ही देख रही होती है। उस बच्ची के साथ भी वही हादसा होते हुए उसे दिखता है। बच्ची को आग लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। अब जितेंद्र समझ गया था कि जिंदगी अनमोल होती है, बड़ों का कहना मान लेना चाहिए। वह मान गया था कि किसी भी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव।